हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्गा शक्ति और ग्राम सचिव के लिए एक स्पेशल सीरीज। और आप सभी जानते हैं कि ग्राम सचिव का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, यानी कि अब वो नई डेट पे होने वाला है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये बात। ग्राम सचिव, केनाल पटवारी और पटवारी का एग्जाम जो इकट्ठे होने वाला था, अब वो आगे शिफ्ट हो गया है। तो अब आपको ग्राम सचिव की प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया है, लेकिन दुर्गा शक्ति वालों को अभी ज़रूरत है एग्जाम की तैयारी करने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि हम 10 वीडियो में 10 मैराथन करेंगे और उसमें हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म कर लेंगे। ठीक है, हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, बिल्कुल किए। हमने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर खुद सोचना है, बिल्कुल किया। फिर हमने डिस्कस किए कि बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री के। फिर हमने डिस्कस की फिजिक्स की बहुत सारी यूनिट्स। अब बाकी क्या था? बाकी है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बाकी है, तो चलिए वो भी करेंगे। आज की क्लास आपके लिए एक स्पेशल क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बस कुछ लाइंस पढ़ते हुए चलेंगे और समझाने वाला उन लाइंस में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप वो लाइंस पढ़ेंगे और आपको वो याद रखनी है। यानी आज की क्लास में हम वो बातें याद रखेंगे जो कि हम थ्योरी में नहीं करते हैं, जो कि ऐसी बातें हैं जिसे अगर हम थ्योरी में करने लगे तो हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आज हम वो बातें करेंगे जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी कम है और रट्टा ज़्यादा मारना है। ठीक है, समझाने की भी मैं सोचूंगी, मैं कोई ना कोई ट्रिक देने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन समझनी कम है, रट्टाफिकेशन ज्यादा करनी है। आज हम ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ना तो एमसीक्यू होंगे, यानी ना तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, ना ही वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लिखने की फॉर्म आपको लग सकती है कि हम क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन आपको एक लाइन की तरह इन्हें पढ़ना है। ठीक है, ना ही आज हम कोई फॉर्मूला या हम कोई यूनिट डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत जरूरी कुछ याद करने वाली बातें। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो कि हमें डीप स्टडी नहीं की जा सकती, हमें ऊपर से एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप लोग बोलें कि मैम ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं लाए? तो भाई, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि इन 10 वीडियो में मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी, और इंपॉर्टेंट पार्ट में ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और सेकेंडली मैं चाहती हूं कि आप दुर्गा शक्ति में बहुत अच्छा जो है स्कोर करें। ठीक है, आपके साइंस का हर क्वेश्चन ठीक हो, बल्कि आपके बाकी सब्जेक्ट के भी सारे क्वेश्चन ठीक हो, एग्जाम क्लियर हो आपका। लेकिन साइंस की मेरे को गारंटी देनी है कि साइंस जो है वो आपकी की हुई आए। तो मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन देना चाहती हूँ। ठीक है, हमने हर तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, और अभी जो केमिस्ट्री की अभी हमारे पास जो पड़ी है ना वीडियो देनी, आपकी लाइव क्लास लगेगी, तो केमिस्ट्री की एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक नए प्रकार के क्वेश्चंस लाएंगे। यानी कि आपने देखा है कि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, या दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। मतलब कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि दुर्गा शक्ति का हमें कोई अंदाजा नहीं है पेपर कैसा आने वाला है। तो हम आपको हर तरीके के क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको मतलब हर वेराइटी के क्वेश्चन आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। तो आज की क्लास रहेगी थोड़ी अलग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे लाइन पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और हम बात खत्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली लाइन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आंसर है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जब हम, मतलब क्या है क्वेश्चन का, प्लेन मिरर के आगे हम खड़े हैं, ठीक है, या फिर प्लेन मिरर के आगे कोई चीज 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है ना, तो आपको मिरर में उसकी स्पीड 2 गुना दिखेगी। तो आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर आप v स्पीड से आ रहे हो तो स्पीड आपकी 2v हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? देखो, एक ही क्वेश्चन में आप कई चीजें समझ रहे हो। कार, ट्रक, बसों के में ड्राइवर की सीट के बगल में जो शीशा होता है ना, गोला सा छोटा सा, वो कौन सा शीशा होता है? उत्तल, यानी कन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उपधातु, यानी कि मेटेलॉइड कहलाते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज मेटेलॉइड। तो आप समझ रहे हो, एक तरीके से ना क्वेश्चन की फॉर्म में आपको डेफिनेशंस मिल रही है। ठीक है, तो सीधे एग्जाम में आप क्लियर कर पाओगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। इफ any bomb explosion occurs on the moon, then its voice will not be heard on the planet Earth। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो आवाज क्या होती है? आवाज कभी भी निर्वात यानी वैक्यूम से ट्रेवल
नहीं होती तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए ऊपर कितने सारे कॉमेट्स फटते रहते हैं, मेटेओर्स गिरते रहते हैं, बट उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवृत काल 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां से आपको नई चीज क्या याद रखनी है, देखो आवृत काल होता है 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, ये होता है। तो देखो अगर लंबाई को 4 गुना बढ़ा देंगे तो देखो आवृत काल कितना बढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 4 हो गया ना, तो आ गया 2, तो 2 गुना बढ़ जाएगा आवृत काल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे याद रखना है कि आवृत काल क्या होता है। आवृत काल होता है 2 पाई L बाय जी। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L क्या है? लंबाई, लोलक की लंबाई। नेक्स्ट, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर एक यंत्र है, एक डिवाइस है जो कि हमें फ्लो बताता है, वाटर का फ्लो का रेट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर हम एक बॉडी को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दें तो वो हमारे पास कभी नहीं आएगा, यानी वो वेग क्या है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। नेक्स्ट आता है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। ठीक है, यानी कि जो हम जिस बर्तन में हम खाना पकाते हैं ना, उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है, यानी हीट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हीट कैपेसिटी तो जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और निम्न चालकता यानी कि उसके अंदर कंडक्शन कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 मिनट में बर्तन पूरा उबल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार लैंग्वेज पे या शब्दों पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ग्रीक ज़्यादातर लैंग्वेज यूज होती है, या तो लैटिन या ग्रीक। तो बॉटनी शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट आता है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है। और उसी के बीच में आती है हमारी दृश्य तरंगे, और दृश्य तरंगे कौन कौन सी होती है? विबग्योर। और आर की यानी लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो वो रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 विबग्योर अगेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है भाई? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यानी कि देखो एक और चीज, आपको यहाँ पे हिंदी में मिल रहे हैं, लेकिन जो पीडीएफ होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, और कोशिश करूंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे भी दे दूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है क्या? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी का रेडियस कितना है, तो 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊपर होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, देख रहे हो आप, लाइनें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना भी नहीं है, आपको याद करना है। ठीक है, जरूरी है ये चीजें याद रख लो, क्योंकि इसकी हम थ्योरी में नहीं जा सकते। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका एग्जाम सर पे है। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं इनकी थ्योरी भी करवा दूं आपको चैनल पे, बट उससे पहले आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। कम समय में हम ज्यादा चीजें चाहते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन लाती तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता, इसीलिए मैंने एमसीक्यू नहीं लाई हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के यानी मेडिकल साइंस के फादर हैं, इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है कि आप कहते हैं ना गीता पे रख के कसम खाते हैं, उसी टाइप से हिप्पोक्रेट्स की कसम खाते हैं कि हम कोई भी गलत चीज नहीं करेंगे, गलत मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में जो रेडिएटर लगे होते हैं उसका कार्य क्या होता है कि कार के इंजन को, जो इंजन है वो गर्म हो जाता है कार चलते चलते गाड़ी, तो उसको ठंडा रखने का कार्य होता है रेडिएटर का। आगे बढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी दूरदृष्टि कोष के व्यक्ति को क्या नहीं दिखता? पास की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस
कौन सा है, यानी कि अगर आपने किताब के ऊपर एक लेंस रखा और आपको वो शब्द जो है वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी मैग्नीफाई हो रहे हैं शब्द, तो मैग्निफिकेशन में कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल यानी कि कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, अगर आप कोई बड़ी चीज को छोटा देख पा रहे हो किसी लेंस से, तो वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन, मैंने क्या बोला है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है। ठीक है, आर पे कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है, एक आवेश रहित यानी चार्जलेस, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पर और +1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब प्रोटॉन पर होता है। आगे बढ़ते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जब हम पौधों की अंदर की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी। ठीक है, हम जब देखते हैं कि पौधों में कितनी पेटल हैं, कितनी स्टेमन है, उसके अंदर कितनी ओवरी हैं, मतलब फीमेल पार्ट कितने हैं, मेल पार्ट कितने हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं, ये सब जब हम देखते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं, और शारीरिकी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इफ बॉडी, मतलब उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जब बॉडी जो है वो सीधी रेखा में या तो रेस्ट में जा रहा है या फिर वो सीधी रेखा में, मतलब क्या बोलना चाहता है ये कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर एक बॉडी सीधी रेखा में चलती जा रही है तो वो सीधी रेखा में चलती रहना चाहती है, और वो दूसरी चीज का अपोजिट कार्य करती है। तो ऐसा कब होता है, कौन कहता है ऐसा, तो ऐसा कहता है हमारा इनर्शिया, क्योंकि हमारा जड़त्व क्या कहता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूं। मतलब हम अड़ियल है, हम सोए हुए होते हैं तो हम सोना चाहते हैं, हम जगना नहीं चाहते, हम जाग रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमें जगाए रखो, हमसे काम कराते रहो, हम सोना नहीं चाहते। तो ये क्या है, जड़त्व है। ठीक है, ये जड़त्व का एग्जाम्पल है, वैसे जड़त्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो मीथेन किसके वायुमंडल में, किसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, तो याद रखना बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में, बृहस्पति प्लैनेट जो है उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है, पेप्सिन मदद करता है। आप सब जानते हो, लेकिन पेप्सिन आपको मैंने थ्योरी में करवा रखा है, लेकिन ट्रिप्सिन भी याद रखना है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में नहीं जाना। नेक्स्ट, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से कितने एकत्र होने से थकान होती है, तो मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से बॉडी को क्या होती है, टायर्डनेस यानी थकावट होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में लाइट कितना ट्रेवल करके आई, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि समुद्र की गहराई यानी डेप्थ कैलकुलेट होती है, और फेदम जो है वो यूनिट है जिससे कि डेप्थ मेजर होती है। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो देखो, ये जो काल्पनिक रेखा हम बनाते हैं ना किसी में भी, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य कक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। देखो, कोई भी एलिमेंट क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ। जैसे कि मैंने बोला कि ये लोहे का पेन है, ठीक है, ये लोहे का पेन है, तो ये बहुत सारे लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, है तो ये लोहा ही ना, ये तत्व है लोहा, लेकिन ये बहुत सारे लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना है। क्लियर। नेक्स्ट, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं। इफ अ पार्टिकल डज वाइब्रेशन इन अ सेकंड इट इज नोन एज, तो एक सेकंड में किए गए वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में मान लीजिए मैं आपको 4 वर्ड बोल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी फ्रीक्वेंसी 4 वर्ड्स प्रति सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट, आवृत्ति आंसर हो गया। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ये बोल रहा है कि इफ द साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड डबल, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको याद रखना है, प्रेशर का साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रेशर के बढ़ने या घटने से साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साउंड की स्पीड अभी भी 332 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, पार्सेक इकाई क्या है, तो पार्सेक क्या होती है, दूरी की इकाई। यहां पर क्या याद रखना है आपको, देखो, एक होती है पार्सेक और एक होती है पास्कल। तो पास्कल किसकी होती है स्टूडेंट्स, ये प्रेशर यानी दाब की होती है, लेकिन पार्सेक किसकी होती है, दूरी यानी डिस्टेंस की होती है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। तो कपूर यानी कैंफर जो होता है वो पानी के ऊपर गिरोगे ना तो वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि
पानी जो है वो अपने सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को ऊपर इकट्ठा करके रखता है, एक लेयर बना देता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है कि मक्खियां क्यों मक्खियां पानी में क्यों तैर पाती है, क्योंकि मक्खियां जो है वो पानी की एक लेयर के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि पानी ने पृष्ठ तनाव की वजह से एक लेयर बना रखी है अपने ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी शैवाल यानी एल्गी की स्टडी को कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ देखो, चमगादड़ यानी बैट किस में उड़ते हैं, रात की रोशनी में भी उड़ पाते हैं, बिना रोशनी के भी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से निकलती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी थी? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली वेव को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। यह सोनार में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की स्टडी हम कहां करते हैं, तो परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, जब फूलों को बचा बचा के रखा जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सब्जियों के लिए क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। आगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अगर हम असंतुलित बल, मतलब मान लीजिए कोई यहां से ज्यादा तेज धक्का लगा रहा है, कोई यहां से धीरे धक्का लगा रहा है, तो अब पिंड के अंदर क्या आएगी, एक त्वरण आएगी, एक एक्सेलरेशन आएगी। वो क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं एफ क्या होता है, ma होता है। मतलब बल अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो बल और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है, या हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। यानी किसी इंसान को अगर नहीं दिखाई देता, निकट दृष्टि दोष है उसे, तो उसको कौन सा लेंस लगाया जाएगा, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगता रहना चाहिए। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जो एक रिएक्शन देता है, एक एक्शन देता है, मतलब मान लीजिए मैं किसी को धक्का दे रही हूं तो वो मुझ पे उतना ही इक्वल बल लगाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा बल दो बॉडी में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है, यह है न्यूटन का गति तृतीय नियम। तो एक क्रिया के बराबर बराबर प्रतिक्रिया होना क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्लियर? नेक्स्ट, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, तो कवक की यानी कि फंगस की। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण पॉसिबल है, तो स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, पानी में स्विमिंग करना किसकी वजह से है, क्योंकि हम पीछे बल लगाते हैं तो पानी हम पर बल लगाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई पिंड तब एक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता। ये किसने बात बोली, दोबारा सुनो, एक बॉडी, द बॉडी ऑलवेज टेंड टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट until or unless a force is applied to it। यानी कि जब तक किसी, अब मैं यहाँ पर ही बैठी रहूंगी जब तक मुझे कोई बल नहीं लगाएगा कि भाई तेरी वीडियो चल रही है चल कुछ कर, तो ये बल है। ठीक है, ये फोर्स है, तो फोर्स आपके ऊपर लगेगा। ये बात किसने बोली, तो ये बात न्यूटन ने बोली। ठीक है, नेक्स्ट, यानी बल की परिभाषा होगी एक तरीके से न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आई थी जो। नेक्स्ट आता है, न्यूक्लियन नाम सामान्यत किसके लिए है, तो न्यूक्लियन बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के लिए ही शब्द हो जाता है न्यूक्लियन। ठीक है, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, बस जैसे इलेक्ट्रॉन पर, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, उतना ही भार है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, जबकि पॉजिट्रॉन पे होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। बस पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब बाहरी, तो बाहरी ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की, यानी कि मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम अगर बाहर चले जाएं तो दूसरे प्लैनेट की स्टडी या दूसरे प्लैनेट में जीवन की स्टडी, यानी वहां पर लाइफ कैसे हो पाएगी, इन सब की स्टडी को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो होता है वो थोरियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट मैंने बहुत बार
बताया है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट याद कर रखना मैग्नीशियम और फास्फोरस दोनों का अयस्क होता है। ठीक है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। तो लहसुन में जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? सल्फर में। एंड यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, तो कि ये जो वीडियो है ना, इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने मुझे पर्सनली भेजे हुए हैं। ठीक है, आपके जो पर्सनली वन लाइन मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हो ना, तो अब देखो मैं उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस बनाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे काम होते हैं, नहीं मिल पाता इतना टाइम कि ऑप्शंस बनाएं, फिर उसके बाद ऑप्शन से आपको करवाएं। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो मैं कोशिश करती हूँ उसके आंसर आपके पास लाऊं, किसी भी तरह लाऊं। मैं वहां पर भी आपको आंसर दे देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पब्लिकली भी वो आंसर दूं। और हो सकता है कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, आप जैसे बहुत बच्चों के माइंड में सेम क्वेश्चन हो। तो आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि इस वीडियो का क्रेडिट भी आप सभी को जाता है, आप सभी स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन, आई थिंक मैं 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें से 35-40 क्वेश्चन तो आपके दिए हुए हैं ये डेफिनेटली। ठीक है, और ये बात मुझे याद आई इसी क्वेश्चन से, क्योंकि ये रिसेंटली आई थिंक कल ही किसी ने पूछा था या बरसों किसी ने पूछा था, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। तो मैंने वहां पर भी बताया था कि सल्फर की वजह से लहसुन में से स्मेल आती है। प्याज हो या लहसुन हो, दोनों में ही सल्फर की गंधक की वजह से, सल्फर को गंधक भी बोल देते हैं, उसकी वजह से ही स्मेल आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई कौन प्रतिक्रिया नहीं करता? तो आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब इस कंसेप्ट को मैं अगर समझाने लग जाऊं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अकेला आयोडीन नहीं है जो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता, और भी कई तत्व हैं, लेकिन आपको आयोडीन याद रखना है क्योंकि पेपर वाले आयोडीन से आगे नहीं जाएंगे, उनकी सोच इतनी है। ठीक है, आगे सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर होते हैं। ठीक है, आर्गन गैस होती है, ठीक है, साथ साथ में मरकरी के वेपर होते हैं। और आप सभी जानते हैं सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी स्टेट पाई जाती है? तो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। आगे वैज्ञानिक, वैसे मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगी इन पॉइंट्स के अलावा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीनेशन, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए मतलब फेमस है। मानव में गुर्दे का रोग किसका प्रदूषण से होता है? तो गुर्दे में यानी किडनी में डिसीज होती है कैडमियम की वजह से। किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। ठीक है, कैडमियम एक एलिमेंट है, एक तत्व है। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है ना, देखो एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है पानी। जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, सॉरी, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है पानी, ये दोनों मिलते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प में, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं। देखो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है, लेकिन ग्लूकोज में कौन सी ऑक्सीजन जाती है? तो पानी वाली ऑक्सीजन जाती है। ये बात याद रखना। ठीक है, दोबारा सुन लो, एक बार रिपीट कर रही हूं मैं। हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है CO2 और पानी में भी ऑक्सीजन है H2O। तो ग्लूकोज में कौन सी ऑक्सीजन जाती है? तो आप सब सोचते हो कि भाई दोनों जाती होगी, लेकिन नहीं, ग्लूकोज में पानी वाली ऑक्सीजन जाती है। ये याद रखनी है, बात भूलनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये यहां पर लाई। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे में स्टोमेटा रंध्र होते हैं जो कि पत्तों में होते हैं। तो पत्ते क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसिटिलीन को इथाइलीन भी कहते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो उनकी एनुअल रिंग्स को देखकर उनकी एज डिटरमाइन की जाती है, यानी वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो पैर में पाई जाने वाली जांघ की हड्डी, ठीक है, फीमर बोन सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो काऊ होती है, जो बफेलो होती है, उनके अंदर किस चीज का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो दूध ज्यादा से ज्यादा दे, उनके थन में ज्यादा से ज्यादा दूध आए? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि ज्यादा मिल्क सिक्रीशन करवाता है। प्रोडक्शन नहीं कहूंगी मैं, सिक्रीशन कहूंगी। ठीक है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, यानी कोई भी लिक्विड अपने आप को कम से कम जगह में रखना चाहता है। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण आप सभी जानते हो क्या होता है? हीलियम +2 को ही अल्फा कण कहते हैं, तो हीलियम +2 के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान क्या है? तो केल्विन में 310 केल्विन, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, यानी कि हर एक चीज पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है? ये किसने बताया था? न्यूटन से भी पहले। तो याद रखना है, ये बताया था आर्यभट्ट जी ने, हमारे आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बता दिया था, बस उनकी बात पे किसी ने गौर नहीं किया। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी और वो फेमस हो गए। ठीक है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। देखो, साइकिल आराम से आराम कर रही थी, अब कोई चीज आराम कर रही होती है तो वो आराम में रहना चाहती है, तो अब उसको आराम से जगाने के लिए उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, काम कर। तो इसीलिए साइकिल चालक को साइकिल के जड़त्व को ओवरकम करने के लिए उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जब वो चली रही होती है तो उसको चलते हुए इंसान को चलाना तो आसान है, रुके हुए इंसान को मोटिवेट करके चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आप खुद ही जानते हो कि रुके हुए इंसान को चलाना मुश्किल है या चलते हुए को और हिम्मत देना आसान है। तो सीधी सी बात है, रुके हुए को मुश्किल है तो भाई कहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, कहाँ पर इनर्शिया ज़्यादा है? इनर्शिया ज़्यादा है रुके हुए पे, तो फोर्स भी इनर्शिया उसी पे लगेगा जिस पे जड़त्व ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। निम्न में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? क्लासिफिकेशन का फादर कौन होता है? तो कार्ल लिनियस होता है। इन्होंने पहली बार प्लांट्स और एनिमल्स में सारे जीवों को बांट दिया था। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो आप सभी जानते हैं स्पीशीज यानी जाति या प्रजाति क्या है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। उसके बाद वंश आता है, जीनस आता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में जमा देता है या दूध को खराब कर देता है, खट्टा कर देता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है? तो खुजली यानी स्कैबीज किस वजह से होती है? तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए यानी का मतलब क्या था? स्कैबीज था, खाज था। किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से। ठीक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन बाल्टनेस, दमा अस्थमा, दाद रिंगवोम, खाए स्केबीज खाज, और फूट यानी एथलीट फूट, ये पांचों रोग होते हैं कवक यानी फंगस की वजह से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकन इज मेड अप ऑफ किससे? फंगस एंड एल्गी। अब देखिए ध्यान से सुनिए एक बात, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने कर लिए 80 क्वेश्चन लगभग। ठीक है। 77 आई थिंक पता नहीं नंबरिंग में दिक्कत है या क्या है, चलिए ठीक है 77 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, देखो एक तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा हिंदी मीडियम में लाई क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम मांग रहे हैं, तो मैं उनको मतलब आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में प्योरली पढ़ाएंगे तो ऐसा रहेगा। ठीक है। PDF में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगी, तो इंग्लिश वालों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल हिंदी में मैंने नहीं रखा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत प्रॉब्लम पक्का आ सकती है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बात क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि हिंदी वाले इंग्लिश ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश वाले हिंदी ज़रूर पढ़ें। हिंदी वाले इंग्लिश इसलिए पढ़ें क्योंकि एग्जामिनर अब इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करने लगा है हिंदी में भी, और इंग्लिश वाले हिंदी इसलिए पढ़ें क्योंकि जब इंग्लिश वाले हिंदी को पढ़ते हैं ना तो उनको याद और अच्छा हो जाता है। ठीक है। सेकंड चीज़, आप लोगों को मैंने कई बार बोला है कि अब स्पेलिंग्स पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि HSSC चालाक होती जा रही है, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी देखने लगी है। पहले हम सोचते थे कि स्पेलिंग को भाड़ में जाने दो, थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है हमें, लेकिन अब SSC स्पेलिंग में ही गड़बड़ कर देती है, और वहाँ पर आप लोग मतलब टेंशन में आ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन को लेकर। ठीक है। थर्ड थिंग मैं आपको ये बोलूँगी कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लास और एक केमिस्ट्री की ग्रैंड क्लास बाकी है दोनों हमारे साथ। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वो जैसा कि मैंने आपको बताया आप लोगों के दिए हुए क्वेश्चन थे, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे डाउट्स भेजते हो जिन्हें मैं सॉल्व कर पाती हूँ। ठीक है। मैंने आपको बोला ज़रूर था कि मैं डाउट्स के लिए अलग से डाउट सेशन लूँगी, बट डाउट सेशन का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है। और आप लोगों को भी बहुत काम करना होता है, बहुत ज़्यादा वीडियो आप भी नहीं देख सकते हो, तो इसीलिए मैंने इसी में आपके डाउट्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है। MCQ मैंने नहीं करवाए। ठीक है। अगर आपको MCQ फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, बट इस क्लास को मैंने करवाया इसीलिए ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो। दुर्गा शक्ति का लेवल हम नहीं जानते दुर्गा शक्ति कैसे पेपर देने वाली है। ठीक है। इसीलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो, क्योंकि मेन मोटिव तो सेशन का यही था कि आप लोगों को क्लास समझ में आ जाए, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। इन चीज़ों को भूलना नहीं है, रट लेना है, और इनकी डीप में नहीं जाना। डीप में हम जाएंगे बाद में। ठीक है। लेकिन उससे पहले ही आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक शेयर
कमेंट करिए। आप लोग जब लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।